हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे की दमदार श्रृंखला। और इसी श्रृंखला को हम लोगों ने नाम दिया है पार सीरीज। और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम लोग रेलवे संपूर्ण रेलवे के लिए जीके और जीएस को पढ़ रहे हैं। और इसी जीके सीएस में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब बारी यहाँ पर बारी है 3 को पढ़ने की। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 को नहीं पढ़ा है तो आप एक चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप पिछली 2 क्लासों को पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी सभी रेलवे भर्ती परीक्षाओं में यह प्रैक्टिस सेशन या यह श्रृंखला, यह सीरीज बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। चलिएगा, बिगर किसी समय को गवाए हम लोग शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, जरा देखिएगा कि नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है कि भारत के 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को यहाँ पर चुना गया है। चार ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, हमें न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो यहाँ पर जो देख रखे, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अब्दुल फतेह साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर न्यायमूर्ति टी के शंकर या न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हमें यहाँ पर देखे रखे। तो इस सवाल का बिल्कुल जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के हमें 22वें विधि अधिकारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और यदि सवाल पूछेगा कि भारत के यदि यहाँ पे सवाल पूछ लेगा कि आपके 21वें विधि अधिकारी कौन थे, 21वें विधि आयोग के अधिकारी कौन थे, या आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर कौन बनाए गए थे, यदि आप लोगों से यह सवाल पूछ लेगा, फिर राइट आंसर होगा यहाँ पर बलवीर सिंह चौहान। कौन बनाए गए थे? बलवीर सिंह चौहान बनाए गए थे। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। और वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा कि इनकी हमें विधि आयोग की संरचना क्या देखने को मिलेगी, यदि संरचना से सवाल बना लेगा कि क्या प्रकार की हमें संरचना देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो एक तो इसका हमें यहाँ पर अध्यक्ष देखने को मिलेगा, एक हमें अध्यक्ष देखने को मिलेगा, एक हमें यहाँ पर आप लोगों का स्थायी सदस्य, एक हमें स्थायी सदस्य यहाँ पर देखने को मिलता है, एक हमें यहाँ पर सचिव का पद देखने को मिलेगा, यानी सचिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में दो यहाँ पर अंशकालीन सदस्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दो हमें पदेन सदस्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से विधि आयोग की संरचना भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछा था कि भारत के 22वें विधि अधिकारी कौन चुने गए हैं, तो ऋतुराज अवस्थी यहाँ पर चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि भारत के संविधान में ये संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है, यानी कौन से आर्टिकल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है, ये आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। अब देखिएगा, आर्टिकल 57 दे के रखा है, 60, 66 या 54 आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद होना चाहिएगा कि आर्टिकल 52 के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करते हैं, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और वहीं पर आर्टिकल 53 के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्ति होगी। जो कार्यपालिका होती है, इसी कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो महामहिम राष्ट्रपति के पास में होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है। देखेंगे राष्ट्रपति का हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर चुनाव देखने को मिलेगा। यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर आर्टिकल 55 में हमें यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के
चुनाव की यहाँ पर प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। तो यदि सवाल पूछ लेगा कि चुनाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 54 में। लेकिन चुनाव से संबंधित यदि प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ लेगा तो वो आर्टिकल क्रमांक 55 पे हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पर आर्टिकल क्रमांक 56 में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का यहाँ पर हमें कार्यकाल देखने को मिलेगा, यानी उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फिर इसी के साथ में आर्टिकल 57 में हमें देखने को मिलेगा पुनः निर्वाचन की पात्रता, पुनः निर्वाचन की पात्रता देखने को मिलेगी, पुनः निर्वाचन की पात्रता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर और भी क्या पूछ सकता है, तो और आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि आर्टिकल क्रमांक 58 में क्या सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता यहाँ पर होना चाहिए। और वहीं पर आर्टिकल क्रमांक 59, ये सभी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल आप लोगों को मुंह जुबानी यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 59 में हम लोगों को भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें, यदि राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनके लिए क्या शर्तें होंगी, ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आर्टिकल 60 में ओथ यानी यहाँ पर शपथ का प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, यही हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा था। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि आर्टिकल 61 में क्या देख रखा है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया हमें भारत के राष्ट्रपति पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिएगा हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में बहती है। यानी आप लोगों से सवाल पूछा है कि यह निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। ये आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन दे के रखा है आपके अलास्का धारा, ये हमें प्रशांत महासागर में बहती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में कुरोशियाई धारा, ये भी हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ये जो प्रकार की जलधारा ये हमें आपके अटलांटिक महासागर में बहती हुई देखने को मिलेगी। अटलांटिक महासागर में हमें यह बहती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब यह जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यह एक प्रकार की हम लोगों को गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। और यही गर्म जलधारा जब यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करेगी, कौन से महाद्वीप में? जब यही जो गर्म जलधारा के द्वारा जब यूरोप महाद्वीप में जब प्रवेश किया जाता है, तो वहां पर इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का इसे गर्म कंबल कहा जाता है। यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने आपके एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, तो किस भारतीय महिला ने आपके एशियन खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था? ये आप लोगों को सवाल पूछा है। ML बालसमा, PT उषा, कमलजीत सिंधु या फिर KM मल्लेश्वरी है। आप सभी जानते हैं कि 400 मीटर में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो कमल यहाँ पर जीत सिंधु ने जीता, कमलजीत सिंधु ने यहाँ पर जीता था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर बात करेंगे हम लोग कि आपके जितने भी हमें यहाँ पर आप लोगों के एशियन खेल देखने को मिलेगी, इनकी शुरुआत कब से होती है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1951 में इनकी शुरुआत होगी। और 1951 में यह पहली बार भारत में इनका आयोजन किया था। भारत में इनका 2 बार आयोजन हो चुका है। कहाँ पर? एक तो 1951 में और एक यहाँ पर 1982 में इनका आयोजन हमें भारत में यहाँ पर देखने को मिल चुका है।
और सवाल पूछ लेगा कि 2018 में यह आपके एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये आपके इंडोनेशिया में हुए। कहाँ पर हुए थे? यहाँ पर इंडोनेशिया में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये ऐसी कैपिटल हुआ करती थी जकार्ता, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि सवाल पूछेगा 2022 में आपके एशियन खेल कहाँ पर हुए थे, तो जवाब होगा होंग जाहू प्रांत। कौन सा? होंग जाहू प्रांत। होंग जाहू प्रांत आप सभी जानते हैं हमें चीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिले। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि 2026 में आपके एशियन गेम्स हम लोगों को कहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा हमें नगोया। कहाँ पर? नगोया। नगोया कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो नगोया हमें यहाँ पर जापान में देखने को मिलेगा। तो जापान में 2026 में आपके एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा निम्न में से भारत रत्न पाने वाली पहले संगीतकार कौन थे, यानी वह पहले संगीतकार कौन थे जिन्हें पहली बार क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। आप लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं लता मंगेशकर, और वहीं पर हम लोगों को दे के रखे हैं एम सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी। क्या इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी पहले संगीतकार कौन थे जिन्हें क्या मिला था, जिन्हें भारत रत्न यहाँ पर मिला था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए वो संगीतकार हुआ करते थे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन हुआ करते थे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा कि जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी मैम को 1954 में ही क्या मिल चुका था, यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था, आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा। और वहीं पर 1975 में इन्हें पद्म विभूषण क्या मिल गया? पद्म विभूषण यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर इन्हें 1974 में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें यहाँ पर दिया जा चुका था। इसी के साथ में इन्हें 1998 में ही इन्हें भारत रत्न दिया गया। क्या रत्न? कौन सा रत्न दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ये आप लोगों को एम एस सुब्बुलक्ष्मी मैम के बारे में यहाँ पर जितना याद होना चाहिएगा। और वहीं पर पंडित रविशंकर जी के बारे में पूछ लेगा कि पंडित रविशंकर जी को यहाँ पर पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार इनको यहाँ पर कब मिला था? आप लोगों से यदि यह सवाल पूछ लेगा तो पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार मिला था 19 यहाँ पर 67 में इनको यहाँ पर यह जो पुरस्कार मिला था। इन्हें पद्म पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? ये सवाल पूछेगा पद्म विभूषण इन्हें पुरस्कार कब मिला था, तो 1981 में इनको मिला था। इसके साथ में इन्हें यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यदि पूछ लेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 1992 में इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ था। और पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला था? सवाल पूछ लेगा कि भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और इसी के साथ में ये भी याद होना चाहिए कि पंडित रविशंकर जी को संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक जो अकादमी एक पुरस्कार होगा, ये भी इन्हें 1962 में दिया जा चुका था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए हम लोगों से सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला या पहले संगीतकार कौन थे, तो या राइट आंसर होगा कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। और यदि यहाँ पर यदि ये सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर ये लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, तो जवाब होगा कि 2001 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका था। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बम्बई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। और कौन सी भाषा में यह जो अखबार की ये जो अखबार हमें देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत कौन सी भाषा में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो राइट आंसर होगा कि हमें यह अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलेगा। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा का अखबार हमें यह देखने को मिला था। सवाल का राइट आंसर होगा फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अखबार का प्रकाशन किया गया था।
महाराष्ट्र में, और इन्हें बम्बई का शेर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बम्बई का शेर भी कहा गया है। यदि आपसे लोगों से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को बम्बई का शेर भी कहा जाता है, तो फिरोज शाह यहाँ पर मेहता को बम्बई का शेर भी कहा जाता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। यह धौलाधर पर्वतमाला, जो धौलाधर श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, किसका हमें भाग देखने को मिलेगा? शिवालिक हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, मध्य हिमालय का, या निम्न हिमालय का? आप सभी जानते हैं कि मुख्य पूरे हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में यहाँ पर बांटा है। पहले भाग को हम लोग यहाँ पर ट्रांस हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय हम लोग नाम देंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा, हमें जो एक प्रकार की यहाँ पर जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी? जो जास्कर श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमें लद्दाख श्रेणी, कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलेगी। श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लद्दाख श्रेणी के बाद हमें यहाँ पर काराकोरम, कौन सी? काराकोरम श्रेणी हम लोगों को इसी ट्रांस हिमालय में यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर वृहद हिमालय में, कौन से हिमालय में? यदि इसी वृहद हिमालय में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए माउंट एवरेस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में माउंट मकालू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और माउंट अन्नपूर्णा हमें यहाँ पर, ये 3 प्रमुख चोटियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा लघु हिमालय, कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। या तो इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है और इसे यहाँ पर मध्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद होना, यहाँ पर हमें एक पीर पंजाल श्रेणी, कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी हम लोगों को इसी हिमालय के भाग में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा हमें यहीं पर महाभारत श्रेणी, कौन सी श्रेणी? महाभारत श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहीं पर हमें धौलाधर श्रेणी, कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों प्रश्न आ सकते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यहाँ पर हमारे पास में शिवालिक हिमालय बच जाता है। तो आप सभी जानते हैं सबसे निचला भाग होगा यह, हमें ये आपके हिमालय का देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान के पोटवार बेसिन, कहाँ सर? पाकिस्तान का जो पोटवार बेसिन क्षेत्र है, तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन क्षेत्र से हम लोगों को ये कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो आपके जवाब होगा कि हमें या आपके असम राज्य तक हमें यह देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोगों से सवाल पूछा था कि धौलाधर पर्वतमाला का कौन से हिमालय के देखने को मिलेगी, तो हमें मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में यह पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर हम लोगों से पूछा है कि कहाँ पर स्थित होता हुआ देखने को मिलेगा। खजुराहो चोल मंदिर, या हम्पी के स्मारक, या फिर पदकल के यहाँ पर जो स्मारक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या इस सवाल का क्या राइट आंसर होगा कि हमें खजुराहो में हमें यह जो कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ भी आप लोगों को क्या क्या याद होना चाहिएगा? यहीं पर याद होना चाहिएगा, यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि यही खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल कर लिया? तो 1987 में किया, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यही यदि सवाल पूछ लेगा हम्पी के स्मारक को कब शामिल किया गया था, फिर राइट आंसर होगा 1986 में किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं यहाँ पर पदकल के चिन्ह या पदकल के हमें स्मारक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनको कब शामिल किया गया था? इनको भी 1987 में शामिल किया। कब शामिल किया गया था? 1987 में शामिल किया गया था। और वहीं पर यहाँ पर राजस्थान के पहाड़ी किले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हर बार। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं, पहाड़ी किलों को कब शामिल किया गया था? 2013 में इसमें शामिल किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर धोलावीरा, एक फेमस शहर सिंधु घाटी सभ्यता का,
वीरा को कब शामिल किया गया था? 2021 में यहाँ पर शामिल किया गया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, यहाँ पर ये भी याद कर लेना कि रुद्रेश्वर मंदिर और ये रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना देखने को मिलेगा। इसको भी 2021 में ही क्या किया गया था? शामिल यहाँ पर किया गया था। हम लोग को सवाल पूछेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, भोपा चांग थिंडर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो हमें किस राज्य के ये लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिले? कौन कौन से? भोपा चांग थिंडर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? मध्य प्रदेश के, आसाम के, राजस्थान के या पंजाब के? तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि भोपा, कौन सा सवाल पूछेगा? भोपा चांग या भोपा चांग के बाद आप लोगों से पूछ लेगा कि थिंडर, कौन सा? थिंडर। ये तीनों ही प्रमुख रूप से हमें राजस्थान के लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और वहीं पर सवाल, यदि यह सवाल पूछ लेगा कि टप्पा, कौन सा? टप्पा लोकगीत, यह टप्पा लोक संगीत है या लोकगीत किस राज्य का देखने को मिलेगा? जवाब होगा कि हमें पंजाब का देखने को मिलेगा। और वहीं पर बउला, कौन सा? बउला किस राज्य का देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल का हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर पंडवानी, कौन सा? पंडवानी हमें छत्तीसगढ़ का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर भौ भौगति कहाँ का देखने को मिलेगा? हमें ये कर्नाटक का देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। टप्पा के बाद बउला, पंडवानी, और यहाँ पर एक प्रकार का मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, या आप लोगों का ज्वाला हमें मध्य प्रदेश में मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से मैंने लिखा है। ये एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो ये हमें प्रमुख रूप से राजस्थान के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो देखो, एक यहाँ पर गोवा का भी याद कर लो, गोवा का भी याद कर लेना, जिसका नाम है मांडो। कौन सा देखने को मिलेगा? मांडो। तो गोवा का भी हमें मांडो एक लोकगीत देखने को मिलेगा। एक लोकगीत यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी हमें फेमस देखने को मिलता है गोवा का। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी जानते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल हमें क्या देखने को मिलेगा? तीरंदाजी, शूटिंग या ताइक्वांडो, या फिर आप सभी जानते हैं कुश्ती। तो तीरंदाजी सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ देखने को मिलेगा। सवाल पूछा है केवल भूटान का हमें यहाँ पर तीरंदाजी देखने को मिलेगा। कौन सा? तीरंदाजी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर यदि आप लोगों के से यूएसए का पूछ लेगा तो यहाँ पर बेसबॉल के साथ जाएंगे। क्या रहेगा? बेसबॉल रहेगा। या आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जापान के बारे में पूछ लेगा तो जूडो इसका राष्ट्रीय खेल है। और वहीं पर कनाडा के बारे में पूछ लेगा तो आइस हॉकी। कौन सा? आइस हॉकी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमें यहाँ पर यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि आपके स्पेन का क्या देखने को मिलेगा, तो हमें बुल फाइटिंग यहाँ का हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर यहाँ पर यदि रूस का पूछ लेगा कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चेस हमें रूस का यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोगों से सवाल पूछा था केवल भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमें तीरंदाजी यहाँ पर देखने को मिला। चलेगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हमें कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? ये मानसून शब्द कहाँ से लिया गया, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। अब देखिएगा, ये जो एक प्रकार का लैटिन भाषा से, संस्कृत शब्द से, या उर्दू शब्द से, या अरबी शब्द से। तो ये मानसून जो शब्द है ये सबसे पहले किस भाषा या किस शब्द से यहाँ पर लिया गया है? ठीक है, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? भारत में सबसे पहले यहाँ पर भारत में अरबों का आक्रमण हमें देखने को मिला है। कौन सा? अरबों का आक्रमण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब भारत में अरबों का आक्रमण देखने को मिलेगा तो 712 से लगाकर 714 तक भारत में कौन रहा? मोहम्मद बिन कासिम रहा। कौन रहा भारत में? मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलेगा। और यह मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में क्या किया था?
सबसे पहले भारतीय लोगों को यहाँ पर एक तो मानचित्रावली से अवगत कराया, मानचित्रावली से अवगत कराइए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी कासिम के द्वारा भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर मानसून शब्द। कौन सा शब्द? मानसून शब्द यहाँ पर दिया गया। तो ये कौन सी भाषा का देखने को मिलेगा? अरबी भाषा का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, और ये कौन से नंबर का पूछा है? ये हमें जो 55वें नंबर का पूछा है, तो ये हाल ही में किसे दिया गया है? कृष्णा सोपती, अच्युतन नंबूदिरी, चित्रा या फिर शोभा राव। तो आपसे भी जानते हैं ए अच्युतन नंबूदिरी को यह दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि 55वां किसे दिया गया है, तो अच्युतन अच्युतन नंबूदरी अच्युतम नंबूदिरी को यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा, यदि आप लोगों को सवाल पूछ लिया कि ये जो 57वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है सबसे पहले ये किसे दिया गया था, तो यहाँ पर दामोदर मोजे को, दामोदर मोजे को यहाँ पर दिया गया। दामोदर मोजे को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर भारत में आप लोगों के 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए, जो किसे दिए गए, तो यदि सवाल पूछेगा तो संस्कृत के क्षेत्र में यहाँ पर स्वामी 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 राम भट्टाचार्य, स्वामी राम भट्टाचार्य, सॉरी राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर दिया गया। और वहीं पर आपके उर्दू के क्षेत्र में यहाँ पर गुलजार साहब को, किनको दिया गया? गुलजार साहब को। तो गुलजार साहब को यहाँ पर आपके उर्दू के क्षेत्र में और संस्कृत के क्षेत्र में स्वामी राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, देखिए आपके 55 का दिया जा मतलब ये 2019 में दिया गया था। आपके 57 का या 58 के बारे में पूछ लेगा तो आप लोगों को जवाब देना है 50। और इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को यहाँ पर किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। यानी इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और या फिर आंध्र बैंक को, सिंडिकेट बैंक को और यूको बैंक को, या फिर विजया बैंक और देना बैंक को, या फिर यहाँ पर या आपकी इलाहाबाद बैंक और केनरा बैंक बैंक हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखो बैंकों का इतिहास में इस प्रकार से 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक आई थी जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया हमें एक बैंक देखने को मिलेगी। इसी बैंक का विलय हमें यहाँ पर यहाँ पर पंजाब बैंक में हम लोगों को या नेशनल बैंक में इसका विलय होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि 2008 में एक बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी, इसका नाम था कि बैंक ऑफ सौराष्ट्र। एक बैंक ऑफ सौराष्ट्र हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो इसका विलय यहाँ पर आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ यहाँ पर या आपकी इंडिया में इसका विलय हम लोगों को देखने को मिला। और वहीं पर 2018 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि दो बड़ी बैंक जिनका नाम था विजया बैंक। कौन सी बैंक? विजया बैंक। एक यहाँ पर आपकी विजया बैंक और वहीं पर देना बैंक है। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का ही विलय कहाँ पर कर दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। जवाब होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों का विलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर 2020 में यहाँ पर ये जो सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक का विलय कहाँ पर कर दिया गया? आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका विलय किसके अंदर कर दिया गया? तो केनरा बैंक के अंदर। कौन सी बैंक के अंदर? केनरा बैंक के अंदर इसका विलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर आप लोगों का आंध्र बैंक, कौन सी बैंक? आंध्र बैंक
आंध्र बैंक, और आंध्र बैंक के साथ आपकी कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक, इन दोनों का विलय कौन सी बैंक में कर दिया गया? तो जवाब होगा कि इन दोनों का विलय हमें यूनियन बैंक में देखने को मिला है। कौन सी बैंक में? यूनियन बैंक में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे बैंकों के विलय आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। विजया बैंक और देना देना बैंक, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या थी? यानी 2022 में ही देखो रेलवे में इसी प्रकार के पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेंगे। रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म अभी 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें जो प्रीवियस ईयर की जो थीम पूछ जाएगी वो 2021 से पूछी जा सकती है, 2022 से पूछा। तो इतनी पुरानी थीम के बारे में यह आपका एग्जामिनर रेलवे वाला पूछता है, तो उसी प्रकार का जो एक प्रकार का आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पैटर्न रखा है। देखिएगा, हम लोगों को सवाल पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का क्या नाम था? जैव विविधता, प्लास्टिक प्रदूषण को मात्र लोगों को प्रकृति से जोड़ना, या जल प्रदूषण? आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा जैव विविधता, यहाँ पर थीम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, चित्रकला की पट्ट शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो पट्टचित्र जो शैली है, जो एक प्रकार की जो हमें चित्रकला देखने को मिलती है, यह किस भारतीय राज्य की होगी? चार ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें, उड़ीसा, राजस्थान, या फिर आंध्र प्रदेश, बिहार यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक बिहार हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन से राज्य की देखने को मिलेगी? यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि यह पट्टचित्र हमें उड़ीसा राज्य की देखने को मिलेगी। कौन सा राज्य की? उड़ीसा राज्य की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर एप्पन, कौन सी? एप्पन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये आपके उत्तराखंड की हम लोगों को देखने को मिलेगी। और वहीं पर आप लोगों को सवाल पूछेगा वारली, वारली कहाँ की देखने को मिलेगी? तो वारली हमें महाराष्ट्र की देखने को मिलेगी। कौन सा राज्य की? महाराष्ट्र की। और वहीं पर यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि वारली के बाद फुलकारी, हमें फुलकारी यहाँ पर कहाँ कहाँ की देखने को मिलेगी? तो फुलकारी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर पंजाब की। कहाँ की? पंजाब की देखने को मिलेगी। और वहीं पर चिकनकारी, कौन सी? चिकनकारी हमें कहाँ की देखने को मिलेगी? तो चिकनकारी हमें यूपी की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ जो प्रमुख हमें चित्रकारी का यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। उड़ीसा की हमें पट्ट चित्रकला यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आपके उत्तराखंड में है? कौन सी हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें मुख्यतः आपके उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है? चार ऑप्शन देख रखो जो देखने को मिलेंगे, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट, या फिर शरावती हाइड्रो प्रोजेक्ट, या चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हैं कि शरावती हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कौन से राज्य में? हमें यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट कोयना रिवर पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लेकिन टिहरी हाइड्रो जो कॉम्प्लेक्स ये जो प्रोजेक्ट है, यह हमें उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। उत्तराखंड ही इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। और वहीं पर आप लोगों से यदि यह सवाल पूछ लेगा कि तुलबिल यहाँ पर तुलबुल यहाँ पर हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है, ये हमें कौन से रिवर पर देखने को मिलेगा? तो हमें झेलम रिवर पर देखने को मिलेगा। और आपका उकाई, हमें आप लोगों का उकाई हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा? तो यह हमें ताप्ती रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर के ऊपर? ताप्ती रिवर के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा,
जन शिक्षण संस्थान जी ये आपके एसएसआर का संचालन किसके संरक्षण में होता है? और बेसिकली गांव में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना किया गया था। यह किसके अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौशल विकास और आपकी उद्यमिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखे 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन मुख्य अतिथि 2020 की परेड में भारत में शामिल हुए थे? ठीक है, ये हम लोगों से सवाल पूछा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के बादशाह या फिर ब्रुनई के सुल्तान। तो आप सभी जानते हैं कि यह ब्राजील के राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि 2024 में कौन आएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कौन आए थे? मैक्रोन यहाँ पर शामिल हुए थे। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर 2023 में यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल यहाँ पर फतेह शामिल हुए थे। ये यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और पहला जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तो पहली गणतंत्र दिवस की परेड में कौन शामिल हुए थे? कौन से देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल हुए थे? तो जवाब होगा कि आपके इंडोनेशिया के प्रमुख, जिनका नाम था सुवर्णा। कौन शामिल हुए थे? सुवर्णा यहाँ पर शामिल हुए थे। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखो 2024 का पूछ सकता है रेलवे वाला, 2023 का पूछ सकता है और एक फर्स्ट वाला यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने मिलेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल हुए थे। 2020 की बात कर रहा है वो। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास बनाया। यानी हमारे इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को छोड़ दिया था। और इसके साथ भारत ने ऐसा 104 उपग्रह को छोड़ने वाला एक ही यान से भारत ऐसा विश्व का पहला देश बन गया था। और किसके माध्यम से छोड़ा गया था? यान का क्या नाम था? PSLV C-37। क्या नाम था? PSLV C-37 के माध्यम से इनको छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? तो ये बेरिंग जल डमरू किन से या दो सागरों को यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। चार ऑप्शन आप लोगों को दे के रखे हैं आपके अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, भूमध्य सागर और आपके अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर, या फिर जावा सागर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के बारे में यदि सवाल पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। देखिएगा यह तो हमें रूस का आपका साइबेरिया क्षेत्र देखने को मिलेगा। और हमें अमेरिका का यह यहाँ पर आपका जो आप लोगों का अलास्का ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रकार का चुप्पी सागर, कौन सा सागर? एक चुप्पी सागर हमें देखने को मिलेगा। और यहीं पर हमें एक प्रकार का बेरिंग सागर, कौन सा सागर? बेरिंग सागर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के बीच में हमें एक प्रकार की बेरिंग जल संधि भी देखने को मिलेगी। बेरिंग जल संधि भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि आप लोगों की परीक्षाओं में आपके आपका अटलांटिक महासागर और देखो ये तो गलत टिक लगा दिया हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा। यदि आप लोगों का आर्कटिक महासागर और यदि प्रशांत महासागर यदि आप लोगों के ऑप्शन में नहीं दिए जाएं तो फिर आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे चुप्पी सागर और बेरिंग सागर को भी यह आपस में जोड़ता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। कुछ प्रमुख जल डमरू आपको याद करने हैं, जैसे हमें पूछ सकता है पाक जल डमरू के बारे में पूछ सकता है। आप सभी जानते हैं कि यह भारत व श्रीलंका के मध्य में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर आप लोगों से डेविस जल डमरू, कौन सा? डेविस जल डमरू के बारे में याद होना चाहिए। यह आप लोगों के बेफिन द्वीप, कौन सा द्वीप?
एक प्रकार का बेफिन द्वीप हमें देखने को मिलेगा। बेफिन द्वीप वह आप लोगों के ग्रीनलैंड, कौन सा, ग्रीनलैंड में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों का एक प्रकार का हमें जलसंधि, कुछ विशेष जल संधियां आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। कौन कौन सी जल संधियां आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, कौन कौन सी जल संधियां आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, देखिएगा। एक प्रकार की आप लोगों को यहाँ पर स्वेज जल संधि या स्वेज नहर के बारे में याद होना चाहिए। ये आप लोगों के लाल सागर, कौन सा सागर, लाल सागर, और लाल सागर के साथ यह आप लोगों के भूमध्य सागर को जोड़ती है। यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी यहाँ पर नहर जोड़ती है, तो यही आप लोगों की जोड़ेगी। और वहीं पर पनामा नहर, कौन सी नहर, सवाल पूछ लेगा पनामा नहर किनको किनको आपस में जोड़ेगी, तो ये आप लोगों के कैरिबियन सागर, कौन सा, कैरिबियन सागर, और कैरिबियन सागर के साथ आप लोगों का प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर को आपस में यह जोड़ती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर प्रमुख रूप से याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हम लोगों को कब यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सवाल पूछा है, तो आप सभी जानते हैं 1 जून, 16 मई, या 1 मई या 16 जून को, तो 16 मई के दिन यह सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें एक्यूरेट यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे कम शहरीकृत है, यानी किस राज्य में सबसे कम शहरी जनसंख्या हमें देखने को मिलेगी। देखो पूरे तो पहले तो याद करना है कि संपूर्ण भारत की, जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत की हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि संपूर्ण भारत की यहाँ पर 31.16% जो जनसंख्या है हमें यहाँ पर शहरी देखने को मिलेगी। और वहीं पर हमें सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगी ये शहरीकृत जनसंख्या रहती है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की टोटल जनसंख्या केवल 10% यहाँ पर रहते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सेकेंड नंबर पर हमारे पास में बिहार का स्थान आता है। बिहार में हमें लगभग 11.13% यहाँ की जनसंख्या केवल शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बिहार के बाद आसाम का नंबर आता है, और आपके आसाम में 14.3% हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, और उड़ीसा में लगभग हमें 16.37% जनसंख्या केवल शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलती है। सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आप सभी जानते हैं नो डाउट इस सवाल का राइट आंसर लोकटक झील होगा, जो कि मणिपुर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। देखिए भारत की सभी झीलों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। कुछ विशेष विश्व की झीलें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे एक प्रकार की आप लोगों की सुपरियल झील है। कौन सी झील है, सुपरियल झील आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को कौन से महाद्वीप में देखने को मिलेगी, तो आपके उत्तरी अमेरिका, कौन से महाद्वीप में, आपके या आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और वहीं पर जो प्रकार की विक्टोरिया झील, कौन सी, विक्टोरिया झील आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि विक्टोरिया झील आप लोगों की, तो यह हमें आपके अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर इसके साथ हम लोगों को एक बैकाल झील, कौन सी झील, एक बैकाल झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह हमें रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी बैकाल झील की खासियत क्या है, ये विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी हमें मीठे पानी की झील यहाँ पर यह देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद में एक रेडियन झील, रेडियन झील हम लोगों को देखने को मिली, और यह झील हमें कनाडा में देखने को मिलती है। ठीक है, कनाडा की प्रमुख झील हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेगी। और इसके साथ हमें टीटीकाका झील, कौन सी झील, टीटीकाका झील लिख लो एक विश्व की, टीटीकाका झील हम लोगों को देखने को मिलती है। और यह जो टीटीकाका झील है यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, विश्व की सबसे ऊंची
विश्व की सबसे ऊंची हम लोगों को यहाँ पर यह नौकायन झील देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील हम लोगों को यहाँ पर यही यहाँ पर देखने को मिलती है। ये प्रमुख कुल झीलों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। सुपरियल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसके साथ सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमें कैस्पियन सागर, कौन सी, कैस्पियन सागर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लोकटक झील के हम हमें आपके पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछा था, तो ये लोकटक झील हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, जो कि मणिपुर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, एक आपके कंप्यूटर से ये सवाल देख रखा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर शॉट डाउन और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा बंद करने और चालू करते समय। शिफ्ट का, या आपके अल्टर F4 का, CTRL प्लस F4, या फिर आपकी कंट्रोल प्लस टेब। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल, यानी आपके अल्टर प्लस F4 बटन को दबाने से रिस्टार्ट या शट डाउन हो जाता है। चलेगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, ड्रीम्स फॉर माय फादर। आप सभी जानते हैं कि ड्रीम्स फॉर माय फादर एक प्रसिद्ध रचना बराक ओबामा की हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था कि यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, हम लोगों को सवाल पूछा है। आप सभी जानते हैं भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हमें देखने को मिलेंगे। 1980 में इन्हें यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। लेकिन इसके बाद में 2001 में ही इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। कौन सा रत्न दिया गया, भारत रत्न भी यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल हमें यहाँ पे सही होता हुआ देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया। एक फेमस हमें साउथ में लिंगराज मंदिर देखने को मिलेगा। मुगल सम्राट शाहजहां ने, राजपूत चंदेल वंश के शासकों ने, या सोमवंशी राजा ययाति केसरी। तो ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें यहाँ पर एक्यूरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। और किस कौन से काल की बात हो रही है, गुप्त काल की यहाँ पर बात हो रही है। सोनक रागा ये नागार्जुन, चरक या सुश्रुत। तो आप सभी जानते हैं सुश्रुत अपने चिकित्सा कार्यों के लिए गुप्त काल में यहाँ पर जाना जाता था। और यहीं पर एक शासक हुआ करते थे इसी गुप्त वंश में, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा गया है, इन्हीं को यहाँ पर शकारी भी कहा गया है, और इन्हीं को ही यहाँ पर परम भागवत क्या कहा गया है, परम भागवत भी कहा गया है। ये सभी किसके हमें नाम देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम देखने को मिलेंगे। और इन्हीं यही भारत में सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुए। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। और इन्हीं के दरबार में सबसे पहले 9 रत्न हमें देखने को मिलेंगे। 9 रत्न देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 9 रत्न हम लोगों को देखने को मिलेंगे, देखिएगा कौन कौन से 9 रत्न हमें देखने को मिलेंगे। जो एक प्रकार के धनवंतरी कौन देखने को मिले, धनवंतरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद अमर सिंह कौन देखने को मिलेंगे, अमर सिंह हमें यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद में हरिसेना, हरिसेना भी 9 रत्नों में शामिल हुआ करते थे। इसके बाद हमें यहाँ पर कालिदास देखने को मिलते हैं, कालिदास जी देखने को मिलेंगे। कालिदास के बाद हमें कदाप नका, कदाप नका यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कदाप नका के बाद हम लोगों को यहाँ पर सकू, सकू देखने को मिलेंगे। सकू के बाद हमें वराहमिहिर कौन देखने को मिलेंगे, वराहमिहिर देखने को मिलेंगे। और वराहमिहिर के बाद कौन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वर रुचि, वर रुचि हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमें अंत में
वेतल भट्ट कौन देखने को मिलेंगे? वेतल भट्ट हमें 9 रत्नों में शामिल हुआ करते थे। तो यह सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में 9 रत्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, और यह अंतिम प्रश्न है, आप सभी को होमवर्क में इस सवाल का जवाब देना है। कंप्यूटर में रिफ्रेश के लिए कौन सी शॉर्टकट की? आप सभी जानते हैं कि 12 यानी आपके जो F1 से लगाकर F2 तक या आपके जो F12 तक हमें फंक्शन की, ये इन सभी की को हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। ये फंक्शन की हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसी फंक्शन की में से एफ जो प्रकार की जो रिफ्रेश के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है।